Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. प्रोनाउन से रिलेटेड ये 7th वीडियो है. हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम हिंदी में? संबंधवाचक सर्वनाम. मतलब ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जो किसी न किसी नाउन से रिलेशन बताते हैं, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बाद में आकर उससे अपना रिलेशन बताएंगे, वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे. चलिए देखते हैं. जैसे लिखा है यूज्ड टू रिफर नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली. मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बाद में आते हैं. मेंशन्ड प्रीवियसली का मतलब क्या है कि मतलब अपने पहले आई हुई नाउन के साथ क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं. कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. इनको हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? अपने से पहले आए नाउन से रिलेशन बताते हैं. मतलब ऐसे प्रोनाउन जो अपने से पहले आई नाउन से रिलेशन बताते हैं, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. इसमें हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट. हु को हम हिंदी में क्या कहेंगे? जो या जिसने. हुम को हिंदी में हम क्या कहेंगे? जिसे या जिसको. एंड हुज को हिंदी में क्या कहेंगे? जिसका. मतलब ये पॉजेसिव केस हो गया, हुम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एंड हु सब्जेक्टिव केस हो गया. नेक्स्ट व्हाट को हिंदी में क्या कहेंगे? जो. विच को हिंदी में क्या कहेंगे? जो. ये थिंग्स के लिए आएगा. दैट भी थिंग्स के लिए आ सकता है. दैट को हिंदी में क्या कहेंगे? जो. तो ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन है कि ये कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं और हम इनको हिंदी में क्या कहेंगे ये देखा हमने. और इनका यूज़ अच्छे से कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे अभी. तो हमने क्या देखा? रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन के बाद में आकर उससे रिलेशन बताते हैं, वो प्रोनाउन हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन. इसके अंदर हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, विच एंड दैट. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे लिखा है रीड द बुक्स दैट यू लाइक. रीड द बुक्स दैट यू लाइक. हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको? रीड द बुक्स. मतलब वही पुस्तकें पढ़ो दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है. तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट. और ये किस अर्थ में आ रहा है? जो के अर्थ में आ रहा है. रीड द बुक्स, यहाँ पर दैट के पहले क्या लिखा हुआ है? बुक्स. और बुक्स क्या है? एक नाउन है. और मैंने भी रिलेटिव प्रोनाउन बताया. कौन से प्रोनाउन होंगे? ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बाद में आकर उससे रिलेशन बताएंगे. चल देख, जैसे लिखा हुआ है रीड द बुक्स मतलब पुस्तकें पढ़ो. दैट यू लाइक मतलब जो आपको पसंद है. तो यहाँ पर दैट किससे रिलेशन बता रहा है? बुक्स से. और बुक्स क्या है? नाउन है. तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन से रिलेशन बताएंगे उसके बाद में आकर के कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट देखते हैं शी मेट द बॉय हु स्टोल योर वॉच. शी मेट द बॉय मतलब वह उस लड़के से मिली हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी. शी मेट द बॉय वह उस लड़के से मिली हु मतलब जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी. तो यहाँ पर हु किस अर्थ में आया है? जिसने के अर्थ में आया है. एंड हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. हमने कैसे पहचाना कि हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया? तो चलिए देखते हैं. हु के पहले क्या लिखा हुआ है? बॉय. और बॉय क्या है? एक नाउन है. तो यहाँ पर हु क्या है? बॉय के बाद में आकर के बॉय से रिलेशन बता रहा है. तो हु कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. शी मेट द बॉय मतलब वह उस लड़के से मिली हु स्टोल योर वॉच मतलब जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी. तो यहाँ पर हु ने रिलेशन बताया. किससे बताया? बॉय से. और बॉय क्या है? एक नाउन है. नेक्स्ट है द बिगर हुम यू सॉ वाज ब्लाइंड मतलब भिखारी जिसे तुमने देखा वाज ब्लाइंड अंधा था. मतलब भिखारी जिसे तुमने देखा वो अंधा था. तो यहाँ पर हुम क्या हो गया? हुम हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. और ये किस अर्थ में आ रहा है? जिसे के अर्थ में आ रहा है. और यहाँ पर हुम के पहले क्या लिखा हुआ है? बिगर. और बिगर क्या है? एक नाउन है. तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बाद में आकर के उससे रिलेशन बताएंगे, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट देखते हैं दिस इज द बुक विच आई बॉट. दिस इज द बुक यह वही बुक है विच आई बॉट जो मैंने खरीदी थी. तो यहाँ पर विच क्या हो गया? विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. और ये किससे रिलेशन बता रहा है? ये बुक से रिलेशन बता रहा है. तो यहाँ पर विच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. और इसने किससे रिलेशन बताया है? किसी बुक से बताया है. और बुक क्या है? एक नाउन है. तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी न किसी नाउन के बाद में आकर के उससे रिलेशन बताते हैं, वो कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. इसके अंदर हम कौन कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? जैसे हु, विच, व्हाट, दैट, हुज, हुम. ये प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन. एंड मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है जहाँ पर हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो वहाँ पर हमने पढ़ा था
कि यही प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, दैट जब क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, किसी नाउन की जगह पर आएंगे, तो वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब वो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। एंड सेम प्रोनाउन जब किसी नाउन से रिलेशन बताएंगे, तो वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए अब इनका अच्छे से यूज़ देखते हैं कि हम हु का यूज़ कहाँ पर करेंगे, हुम का यूज़ सेंटेंस में कहाँ पर करेंगे, हुज का कहाँ करेंगे एंड व्हाट का कहाँ पर करेंगे। जैसे लिखा हुआ है हु एंड हुम, तो यहाँ पर हु और हुम दोनों ही किसके लिए आएंगे? पर्सन्स के लिए आएंगे, मतलब व्यक्तियों के लिए आएंगे। हु और हुम दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएंगे? व्यक्तियों के लिए आएंगे, मतलब किसी ना किसी पर्सन के लिए आएंगे। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है कि हु किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में, मतलब ये जब भी आएगा ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। एंड हुम किस केस में है? हुम है ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब ये जब भी आएगा ये कहाँ पर आएगा? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। जैसे आपने पैसिव वॉइस पढ़ी होगी, तो पैसिव वॉइस में जब हम हु का पैसिव बनाते थे तो हम क्या करते थे? हु का पैसिव करते थे बाय हुम। एंड पैसिव में जनरली क्या रूल फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वहाँ पर हम हु को करते हैं बाय हुम। तो हु को हमने बाय हुम क्यों किया? क्योंकि हु अभी तक सब्जेक्ट था, लेकिन हमने हु को बाय हुम क्यों किया? क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब हु को हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने क्या देखा कि हु किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है, मतलब हम हु का यूज़ जब भी करेंगे कहाँ पर करेंगे? किसी न किसी सब्जेक्ट की जगह पर करेंगे। एंड हुम का यूज़ कहाँ पर करेंगे? हुम का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जगह पर। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है दिस इज द बॉय डैश अब्यूज्ड मी, दिस इज द बॉय डैश अब्यूज्ड मी। और अभी हमने पढ़ा कि हु और हुम दोनों ही किसके लिए आएंगे? पर्सन्स के लिए आएंगे। बस हमें इनकी प्लेसिंग देखनी है कि ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गई? एक नाउन हो गई। एंड बॉय कोई ना कोई पर्सन है, इसके लिए हम हु और हुम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर हमें सब्जेक्ट रखना होगा तो हम क्या रखेंगे? हु। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना होगा तो हम क्या रखेंगे? हुम। तो चलिए देखते हैं यहाँ हम सब्जेक्ट फिल करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, डैश अब्यूज्ड मी, जिसने मुझे गाली दी। मतलब अर्थ क्या निकल रहा है? दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, डैश अब्यूज्ड मी, जिसने मुझे गाली दी। तो यहाँ पर जिसने का अर्थ आ रहा है। जिसने का अर्थ आने का मतलब है, अभी मैंने बताया जहाँ पर जो ये जिसने का अर्थ आएगा वहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? हु करेंगे। चलिए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। जैसे जब भी हमें कहीं पर भी हु सब्जेक्ट के रूप में फिल करना होगा, तो हु जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो यह अपने बाद या तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा या फिर क्या लेगा? मेन वर्ब लेगा। क्या देखा हमने कि हु जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो वो अपने बाद क्या लेगा? कोई ना कोई मेन वर्ब लेगा या फिर हेल्पिंग वर्ब लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, डैश एवरीबडी लव्स, जिसे हर कोई प्रेम करता है। दिस इज द गर्ल, मतलब यह वही लड़की है। तो यहाँ पर गर्ल क्या हो गया? एक नाउन हो गया। और गर्ल क्या है? एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए हम हु और हुम दोनों ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम हु लाएंगे या फिर हुम लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो गर्ल एक नाउन हो गई और इस नाउन से रिलेशन बताने वाला प्रोनाउन हमें लाना है। तो मैंने कहा कि हु हम तब लाएंगे जब आगे के सेंटेंस में हमको कोई हेल्पिंग वर्ब मिले या फिर मेन वर्ब मिले। तो क्या एवरीबडी जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है? नहीं है। तो यहाँ पर हम वैसे भी यहाँ पर कौन सा अर्थ निकल रहा है? यहाँ पर जिसे का अर्थ निकल रहा है। शी इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसे एवरीबडी लव्स, हर कोई प्रेम करता है। तो यहाँ पर जिसे के अर्थ में कौन आ जाएगा? जिसे के अर्थ में आ जाएगा हुम। तो क्या देखा हमने कि हु का यूज़ और हुम का यूज़ हम दोनों ही पर्सन के लिए करेंगे, लेकिन हु आएगा सब्जेक्टिव केस में, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर, एंड हुम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो जब हु सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये अपने बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा या फिर मेन वर्ब लेगा। एंड हुम जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ये अपने बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट लेगा। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हुज। अभी हमने पढ़ा हु और हुम का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हुज का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। तो हुज का यूज़ हुज को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? जिसका, जिसकी, जिसके। और हुज को हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ला सकते हैं। मतलब हुज का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? हुज का यूज़ हम व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी, मतलब वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, डैश वॉच वॉज लॉस्ट, डैश वॉच वॉज लॉस्ट,
जिसकी घड़ी खो गई थी, मतलब ये वही आदमी है जिसकी घड़ी खो गई थी। तो यहाँ पर जिसके के अर्थ में हम हु तो लाएंगे नहीं, क्योंकि हु को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हु को हम जो कहते हैं। एंड हुम को कब लाते हैं, हुम कब लाते हैं, जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है जिसे के अर्थ में। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हुज, क्योंकि क्या अर्थ निकल रहा है, जिसकी या फिर जिसके, मतलब ये वही आदमी है जिसकी घड़ी खो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम, यह वही समस्या है। डैश सोल्यूशन इज डिफिकल्ट, डैश सोल्यूशन जिसका हल इज डिफिकल्ट कठिन है, मतलब ये वही समस्या है जिसका हल कठिन है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हुज का यूज़ हम केवल पर्सन्स के लिए ही नहीं, कभी कभी थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मतलब ये वही समस्या है। जब यहाँ पर जिसके का अर्थ निकल रहा है या जिसका का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ला सकते हैं, यहाँ पर हम हुज ला सकते हैं। तो क्या देखा हमने कि हुज का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, हुज का यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं एंड हुज का यूज़ हम कभी कभी थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। तो जब रिलेशन दिखाना हो किसी नाउन का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हुज का यूज़ करेंगे एंड कभी कभी हम थिंग्स के लिए भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे विच को हम हिंदी में किस अर्थ में यूज़ करते हैं, जो के अर्थ में। और ये थिंग्स मतलब वस्तुओं के लिए भी आ सकता है एंड एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए भी आ सकता है। क्या देखा हमने कि जो विच है वो थिंग्स के लिए भी ला सकते हैं हम, मतलब वस्तुओं के लिए भी ला सकते हैं, एंड एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए भी हम विच का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा है, द बुक डैश आई बोरोड फ्रॉम यू इज़ लॉस्ट, द बुक मतलब पुस्तक, डैश आई बोरोड यू जो मैंने तुमसे उधार ली थी, इज़ लॉस्ट खो गई है, मतलब वो बुक जो मैंने तुमसे उधार ली थी खो गई है। तो यहाँ पर जो के अर्थ में आ रहा है, और बुक क्या है, एक थिंग है, बुक क्या है, एक थिंग है, पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर पर्सन होता तो हम हु कर देते, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, विच करेंगे, क्योंकि बुक एक थिंग है और यहाँ पर अर्थ कौन सा निकल रहा है, जो का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, विच करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्स डैश आई बॉट लास्ट ईयर वॉन द मैच, वॉन द रेस, मतलब द हॉर्स मतलब घोड़ा, डैश आई बॉट लास्ट ईयर जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, वॉन द रेस मतलब रेस जीत गया, मतलब घोड़ा जिसे मैंने लास्ट ईयर खरीदा था वो क्या हो गया, उसने रेस जीत ली। तो यहाँ पर हॉर्स क्या है, हॉर्स एक एनिमल है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विच का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हॉर्स के बाद क्या आ जाएगा, विच हो जाएगा, विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्यों, क्योंकि हॉर्स एक एनिमल है और यहाँ पर किसका अर्थ निकल रहा है, जो का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर हॉर्स के साथ रिलेशन बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दैट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दैट का यूज़ हम किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं और किसी थिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो दैट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, दैट का यूज़ हम किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और दैट का यूज़ हम थिंग्स मतलब वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, गिव मी ऑल द पेन्स, गिव मी ऑल द पेन्स मतलब मुझे सारे पेन दो, डैश आई गेव यू, डैश आई गेव यू जो मैंने तुमको दिए थे, मतलब गिव मी ऑल द पेन्स मुझे सारे पेन दो, डैश आई गेव यू जो मैंने तुमको दिए थे। तो यहाँ पर जो के अर्थ में पेन क्या है, पेन थिंग्स है, और थिंग्स के लिए जो के अर्थ में हम हु नहीं लाएंगे, क्योंकि हु किस लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, और यहाँ पर हम दैट लाएंगे। तो दैट किस लिए आता है, दैट थिंग्स के लिए भी आता है। नेक्स्ट है, हैप्पी इज द मैन, हैप्पी इज द मैन खुश वही आदमी है, डैश स्पीक्स द ट्रुथ, डैश स्पीक्स द ट्रुथ मतलब जो सत्य बोलता है, वही आदमी खुश है जो सत्य बोलता है। और अभी हमने पढ़ा कि दैट का यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं एंड थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। और मैन क्या है, एक पर्सन है, और यहाँ पर जो का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दैट का कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दैट का। विच का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि विच का यूज़ हम कब करते हैं, विच का यूज़ हम थिंग्स और एनिमल्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। व्हाट का यूज़ हम केवल थिंग्स के लिए करते हैं और कभी कभी थॉट्स के लिए भी करते हैं। तो व्हाट का यूज़ हम किस लिए करेंगे, थिंग के लिए करेंगे, और इसका एंटीसीडेंट खुद इसी के अंदर होता है। एंटीसीडेंट का मतलब है कि ये जिससे रिलेशन बताता है वो खुद इसके अर्थ में छिपा हुआ होता है। जैसे दे गेव हिम, दे गेव हिम मतलब उन्होंने उसे दिया, क्या दिया, डैश ही वांटेड जो वह चाहता था, मतलब जो वह चाहता था उन्होंने उसे वह सब कुछ दिया। तो यहाँ पर व्हाट जो है, यहाँ पर व्हाट का पूर्ववर्ती क्या है, मतलब एंटीसीडेंट क्या है, मतलब ये किससे रिलेशन बता रहा है। तो व्हाट को हम लिख सकते हैं दैट प्लस व्हाट, मतलब ये व्हाट जो है ये किससे रिलेशन बता रहा है, दैट से रिलेशन बता रहा है। मतलब दे गेव हिम दैट मतलब उन्होंने उसे वो सब कुछ दिया, व्हाट मतलब दैट
मतलब जो भी ही वॉन्टेड वह चाहता था, मतलब उन्होंने उसे वो सब कुछ दिया। तो यहाँ पर दैट क्या हो गया इसका, दैट, इससे दैट से रिलेशन कौन बता रहा है, व्हाट बता रहा है, दैट क्या हो गया इसका एंटीसीडेंट हो गया, मतलब पूर्ववर्ती हो गया। तो हमने क्या देखा कि हुज का यूज़ हम किस लिए करेंगे, हुज का यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं और रिलेशन बताने के लिए करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि विच का यूज़ हम थिंग्स के लिए करेंगे एंड एनिमल्स के लिए करेंगे। फिर हमने देखा कि दैट का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, पर्सन्स के लिए एंड थिंग्स के लिए, एंड व्हाट का यूज़ कहाँ पर करेंगे, थिंग्स के लिए करेंगे और कभी कभी थॉट्स के लिए भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। रूल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है जब नाउन से पहले सेम या सच आए तो रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी, मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने पहले आई हुई नाउन से रिलेशन बताते हैं। तो मैंने इस रूल में क्या बताया कि वही नाउन के पहले जब सेम या सच आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हम हु, विच, व्हाट, दैट ना लगाकर रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। क्या बताया मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी न किसी नाउन के बाद आकर नाउन से रिलेशन बताते हैं। और इस रूल में क्या कह रहा है कि जब भी कोई नाउन के पहले सेम या सच आएगा तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन हम हु, विच, व्हाट, दैट ना लगा करके एज लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है दिस इज द सेम पेन डैश आई गेव यू, दिस इज द सेम पेन डैश आई गेव यू। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट मतलब नाउन क्या है, पेन है, और इस नाउन से पहले क्या मिला हुआ है हमको, सेम मिला हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी किसी नाउन से पहले सेम या सच आएगा तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, दैट ना हो करके उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, उसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा एज। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, एज, ना कि हु, हुज। नेक्स्ट है सच बॉयज डैश आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। सच बॉयज मतलब ऐसे लड़के, डैश आर केयरलेस जो केयरलेस होते हैं, सफ़र इन दियर लाइफ अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर सफ़र करने का मतलब है कि मुसीबतों का सामना करते हैं। तो सच बॉयज़, तो यहाँ पर बॉय क्या हो गई, एक नाउन हो गई, और यहाँ पर इस नाउन से पहले क्या दिया हुआ है हमको, सच। तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, दैट ना हो करके इसका भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, एज होगा। तो क्या देखा हमने, जब भी किसी नाउन से पहले सेम या सच आएगा तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, दैट ना होकर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, एज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगी। मतलब जब भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी ना किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगी, अभी मैंने बताया था कि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मतलब ये अपने बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है या फिर मेन वर्ब लेता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कभी भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगी। यहाँ पर पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, यहाँ पर पूर्ववर्ती का मतलब है कि वो नाउन जिससे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बता रहा है, वो नाउन जिससे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बता रहा है उसी के नंबर और पर्सन के अनुसार हमारी आगे की वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड, इट इज़ आई मतलब वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, हु इज़ योर फ्रेंड जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है, और हु यहाँ पर किससे रिलेशन बता रहा है, आई से रिलेशन बता रहा है। तो क्या बताया गया कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर जो मेन वर्ब होगी वो पूर्ववर्ती के अनुसार आएगी। पूर्ववर्ती का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का, ना कि इज का। तो क्या रूल है यहाँ पर, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे या फिर जो भी मेन वर्ब होगी वो एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती के अनुसार हो जाएगी। यहाँ पर पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पूर्ववर्ती का मतलब है कि वो नाउन या प्रोनाउन जिससे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बता रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हिज बिल्कुल सही होता। यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ब होती तो यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब लगाते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, तो टू बी वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है अगर वो कोई प्रोनाउन है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। किसी भी टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट अगर कोई प्रोनाउन होगा तो वो प्रोनाउन किस केस में आएगा, वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इट इज़ मी डैश, इट इज़ मी हु हैव ब्रॉट यू होम। इट इज़ मी वह मैं हूँ,
हु हैव ब्रॉट यू होम, जो तुम्हें घर लेकर आया है, तो इट इज़ मी। तो यहाँ पर इज़ क्या है, इज़ टू बी वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, मी है। तो अभी बताया गया है कि टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट जब कोई प्रोनाउन होगा तो वो किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पर मी जो है, यहाँ पर मी अभी किस केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। मैंने पर्सनल प्रोनाउन के चैप्टर में वहाँ पर तीनों पर्सन को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर मी अभी ऑब्जेक्टिव केस में है और रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी टू बी वर्ब का कोई कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होगा तो वो किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। नेक्स्ट है इट इज़ हिम हु कैन हेल्प यू। इट इज़ हिम, ये वही व्यक्ति है, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर इज़ क्या है, इज़ एक टू बी वर्ब है और इसके बाद कौन आया है, हिम प्रोनाउन आया है। तो हिम क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हिम किस केस में है, अभी ऑब्जेक्टिव केस में है और हमारा रूल क्या कहता है कि जो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन अगर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो वो किस केस में आएगा, वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पर हिम ना हो करके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन दीज कंडीशंस वी यूज दैट इन प्लेस ऑफ हु एंड विच। मतलब इन दीज कंडीशंस हमने देखा था कि हम हु का यूज़ कहाँ पर करते हैं, हु का यूज़ किसी ना किसी पर्सन के लिए करते हैं, एंड विच का यूज़ कहाँ पर करते हैं, विच का यूज़ थिंग्स के लिए भी करते हैं एंड एनिमल्स के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम हु और विच दोनों की जगह पर किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, मतलब सेंटेंस में कहीं पर भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु या विच ना हो करके क्या होगा, दैट होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ट विच ही कुड डू। दिस इज द बेस्ट, यह सर्वश्रेष्ठ है, विच ही कुड डू, जो ये कर सकता था, जो वह कर सकता था। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन हो गया, बेस्ट हो गया। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ गया है तो यहाँ पर हम हु या विच रिलेटिव प्रोनाउन ना लगा करके क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर विच ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, दैट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। मतलब जिस तरह से सेंटेंस में कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट लाएंगे हु विच की जगह पर। बिल्कुल उसी तरह से अगर सेंटेंस में कहीं पर भी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन के चैप्टर में अलग से सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाए हुए हैं, तो अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच ना लगा करके क्या यूज़ करेंगे, दैट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन हो गया, ऑल हो गया। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो भी होगा वो क्या होगा, दैट होगा। तो यहाँ पर विच का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट लिखा है हु व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद, मतलब कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग सेंटेंस में कोई भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आता है जैसे कि हु है, व्हाट है, विच है, तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आगे सेंटेंस में वो क्या होगा, दैट होगा। जैसे व्हाट इज इट विच मेक्स यू फियरलेस। व्हाट इज इट, वह क्या है, विच मेक्स यू फियरलेस, जो तुम्हें निडर बनाता है। तो यहाँ पर विच की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन आया है, व्हाट आया है। तो क्या देखा हमने, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या विच का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, दैट का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है कि सेंटेंस में कहीं पर भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करेंगे, जैसे दिस इज़ द बेस्ट दैट ही कुड डू। नेक्स्ट था कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है जैसे ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, तो भी हम सेंटेंस में क्या रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, दैट। फिर हमने देखा कि सेंटेंस में कहीं पर भी कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के से स्टार्टिंग होती है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। हमने रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें आपको सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, एज। चलिए जैसे पहला लिखा हुआ है रमेश डैश इज माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई। रमेश जो कि मेरा मित्र है, वेंट टू मुंबई, कहाँ गया, मुंबई गया। तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल कर सकते हैं, तो रमेश कौन है, रमेश एक पर्सन है। रमेश कौन है, रमेश एक
पर्सन है, और पर्सन के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लाते हैं? पर्सन के लिए हम हु रिलेटिव प्रोनाउन लाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे तो वहाँ पर उसके आगे या तो कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या फिर मेन वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पर हमको मिल रही है वर्ब, कौन वर्ब मिल रहा है? इज़। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा देंगे? हु। मतलब रमेश जो कि मेरा मित्र है वेंट टू मुंबई, मुंबई गया। नेक्स्ट है द बुक्स दैट आर लाइंग ऑन द टेबल आर माइन। द बुक्स मतलब पुस्तकें, दैट आर डैश आर लाइंग ऑन द टेबल मतलब जो टेबल पर रखी हुई हैं, आर माइन मेरी हैं। मतलब यहाँ पर बुक्स हैं और बुक्स क्या हैं? थिंग्स हैं, और थिंग्स के लिए तो हम हु का यूज़ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम या तो व्हाट का या तो विच का यूज़ कर सकते हैं या तो दैट का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर लिया? विच का यूज़ कर लिया। मतलब बुक्स जो कि द बुक्स विच आर लाइंग ऑन द टेबल आर माइन, मतलब बुक्स जो कि टेबल पर हैं मेरी हैं। अब ये इन 3 सेंटेंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल श्योर निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।